बहू कहाँ मर गई अमीर बहू गरीब सास की कहानी, शाश बहू की कहानी, लालची सास की कहानी। रेखा जी अभी अभी अपने पति मुकुल जी के लिए कॉफी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से लता को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया। रेख जी, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है यहाँ? तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है। लता, मान जी मैं आ ही रही थी लेकिन रवि को जल्दी ऑफिस जाना था, उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। रेखा जी, बस हर बात में बहाना पहले ही तैयार रहता है। लता को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास, ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट है, ये सब उन्हें पता लग गया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी। लता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया, उसके बाद रवि को टिफिन पैक करके दे रही थी। तभी रवि ने आवाज दी, रवि, लता क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कार चला के नहीं जाना है? मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। रवि की एक एक बात इस बात की ओर इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वह अब सब सुन लेती है। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को रवि घर आया तो उसने अपने पापा से बात की, रवि, अब मुझसे नौकरी नहीं होती, वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी मोटर पार्ट बनाते हैं, मैं चाहता हूँ कि उसकी सप्लाई शुरू करूँ। पापा, लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे? रवि, वही सोच रहा हूँ। तभी लता चाय बनाकर लाती है। रवि, लता तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो? लता का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, लता, रवि, मेरे पिता के भरोसे मत रहना, उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। ये सुनकर रवि का पारा चढ़ गया। एडवर्टिजमेंट्स? रवि, क्या बकवास कर रही हो? ज्यादा जुबान चलने लगी है। लता, रवि, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया है। रवि, नहीं, हमारे घर में ये सब नहीं होता, तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। लता, मुझे पता था आप यही कहेंगे, मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्द ही तलाक ले लूंगी। ये सुनकर रवि और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी रेखा जी वहां आ गईं। रेखा जी, देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा, निकाल दे इसको घर से बाहर। लता, ठीक है, मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ, आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए, साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूंगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। रेखा जी, सुनो ये क्या कह रही है? मुकुल जी, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही है? आज के बाद हम तुझसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, तू अपने कमरे में जा। लता, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं, अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रेखा जी, इसके बाप को फोन करके बुलाइए, इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। लता, मान जी, मेरे पिता हार्ट पेशेंट हैं, अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। रवि, ये तुम्हें क्या हो गया? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। लता, मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। लता ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास, ससुर और पति तीनों को कहा, लता, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी, तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। लता वहां से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुंच गई। एक दिन पहले उसी ने उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। लता, कोमल, मैं आ तो गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? कोमल, चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है, मेरे ऑफिस में जगह खाली है, कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद लता एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, पिता, बेटा मुझे तूने क्यों नहीं बताया? लता, पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। पिता, बेटी मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, घर आ जा। लता, नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीने केस चलने के बाद रवि और लता का तलाक हो गया। रवि को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े, साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वो कोर्ट में जमा करवाता था।
दो सास बहू की कहानी। सास बहू की कहानी। एक गांव में मधु अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन उसके बेटे सुनील ने अपनी माँ को खबर दी। सुनील, माँ आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। मधु, बेटा क्या बात है? सुनील, माँ मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। मधु, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तू अकेला शहर में कैसे रहेगा? सुनील, माँ तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर सब ठीक कर लूंगा, उसके बाद तुम्हें भी शहर बुला लूंगा। ये सुनकर मधु उदास हो गई। मधु, बेटा तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी यहाँ? सुनील, माँ चिंता मत करो, थोड़े से पैसे जोड़कर आपको वहीं बुला लूंगा। कुछ दिन बाद सुनील शहर चला जाता है। वहाँ वो नौकरी करने लगता है। हर सप्ताह वो माँ से मिलने गाँव आता था और कुछ पैसे घर खर्च को दे जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन मधु के घर एक पति पत्नी आए। पति, बहन जी हमने आपके लड़के को देखा है, हम अपनी बेटी आशा की शादी उससे करना चाहते हैं। पत्नी, बहन हमारी बेटी बहुत सुंदर है और हम आपको बहुत सारा दहेज देंगे, हमारे पास बहुत पैसा है। मधु, बहन जी पैसे और दहेज की बात न कीजिए, हम दहेज नहीं लेंगे और आप इतने पैसे वाले हैं, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, हमारी आपकी कैसे निभ पाएगी? ये सुनकर पति ने जवाब दिया। पति, बहन जी आप चिंता मत करें, यहाँ आने से पहले हमने आपके बारे में सब पता कर लिया है, हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। सुनील से बात करके दोनों लड़की देखने जाते हैं। लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आशा बहू बन के घर आ जाती है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सुनील अपने काम पर जाने लगता है। आशा, मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर ले चलो। सुनील, तुम कुछ दिन माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। आशा, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती, पता नहीं पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ कर दी, या तो मुझे शहर ले चलो या फिर मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। मधु, बेटा तू बहू को लेकर चला जा, मेरी चिंता मत कर। सुनील, नहीं मौ, ऐसा करते हैं, हम सब साथ में शहर चलते हैं। तीनों शहर में रहने लगते हैं। आशा का व्यवहार धीरे धीरे बदल जाता है। वह हर समय सास से छुटकारा पाने के बारे में सोचती थी। एक दिन मधु सुनील से बात कर रही थी, तभी वहां आशा आ जाती है। आशा, हो मान जी आप भड़का लीजिए इन्हें, मेरे खिलाफ जब से ये शहर में आए हैं ना तो मुझे कहीं घुमाने लग गए, नहीं मेरे साथ ढंग से बात करते हैं और यह सब आपके कारण हो रहा है। सुनील, आशा ये किस तरह बात कर रही हो तुम, मेरी माँ से क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? बस मैं केवल इसलिए कहीं नहीं जा पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना माँ तो हमेशा मुझसे तुम्हें कहीं ले जाने की बात करती है, इसलिए मेरी माँ पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। ये सुनकर आशा और गुस्से में आ गई। मधु, बेटी गुस्सा मत कर, मैं इससे बात करती हूँ। सुनील तू आज ही बहू को कहीं घुमाने ले जा और जो वो कहे उसकी हर बात माना कर। आशा, रहने दीजिए मान जी, आप ही इन्हें भड़काती हैं और मेरे सामने भली बनने का नाटक कर रही हैं। मुझे अब कहीं नहीं जाना और जाना भी होगा तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो कमरे में चली जाती है। उसकी इस बात से मधु बहुत दुखी होती है, उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। इधर सुनील भी बहुत दुखी होता है। अगले दिन से आशा ने दोनों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया और सुनील के जाने के बाद अपने पिता के घर चली जाती। घर का सारा काम मधु करती और जब सुनील के आने का समय होता तो उससे 1 घंटे पहले आशा आ जाती थी। इस बात का सुनील को जरा भी पता नहीं था। एक दिन आशा अपने साथ एक आदमी को लेकर घर आए। आशा, मान जी ये प्रकाश जी हैं, ये बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते हैं, बहुत कम खर्च में। मैंने पैसे जमा करा दिए हैं, आप शाम को ही इनके साथ चली जाना। मधु, लेकिन बेटी एक बार सुनील से तो पूछ लेने दे। आशा, नहीं मान जी वो आपको जाने नहीं देंगे और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मधु आशा की बातों में आकर शाम को उस आदमी के साथ चली जाती है। शाम को जब सुनील आता है तो वह मौ को न पाकर पूछता है। तब आशा कहती है, आशा, मान जी तो तीर्थ यात्रा पर चली गई, उनके गांव से एक आदमी आया था, वो उन्हें अपने साथ ले गया। सुनील बहुत परेशान हो गया। वह कुछ दिन माँ का इंतजार करता रहा लेकिन माँ नहीं आई। उसके बाद वह गांव गया माँ के बारे में पता करने, लेकिन माँ का कहीं भी पता नहीं चला। आशा बहुत खुश रहने लगी, उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। इधर वह आदमी मधु को बहुत दूर ले जाकर एक रेलवे स्टेशन पर बैठा कर चला जाता है। मधु को कुछ पता नहीं होता। जब वह सुबह देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। मधु घबरा जाती है, वह रास्ता ढूंढने लगती है लेकिन उसे कहीं कुछ समझ नहीं आता। इधर सुनील अपनी माँ के लिए बहुत परेशान रहने लगा, वो बीमार पड़ गया। एडवर्टिजमेंट्स आशा ने जब ये सब देखा तो वह एक दिन अपने पिताजी के पास गई। आशा, पापा जिस आदमी को आपने भेजा था उससे पता करो मेरी सास कहाँ है, उनके बिना तो ये बीमार पड़ गए। पिता, बेटी तेरी सास को छोड़ने के बाद वो आदमी वापस आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया।
और तब से मैं भी बीमार पड़ा हूँ। बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर आशा रोने लगती है। इधर मौ के गम में सुनील की बीमारी बढ़ जाती है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। सुनील एक दिन आशा से कहता है, सुनील, आशा तुम मुझे गोवा ले चलो, मैं अपने प्राण अपने घर में त्यागना चाहता हूँ, मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। ये सुनकर आशा रोने लगती है और सुनील को गोवा ले जाती है। जब वे अपने घर पहुंचते हैं, आशा घर में जाती है तो देखती है मधु घर में खाना बना रही थी। ये देखकर वो अचंभे में आ जाती है। सुनील अपनी मौ को देखकर रोने लगता है। मधु सुनील की हालत देखकर उसे सहारा देकर बैठाती है। सुनील, माँ तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मधु, बेटा, बहू ने जिस आदमी के साथ मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था वो धोखा देकर भाग गया। मैं भटकते भटकते किसी तरह गोवा पहुंच गई। मुझे लगा मेरा शहर में आना बहू को पसंद नहीं था, इसलिए यही मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने लगी। लेकिन तूने अपनी ये हालत कैसे बना रखी है? आशा, मान जी मुझे माफ कर दीजिए। आपसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं अपनी ही गृहस्थी में आग लगा बैठी। इनका ये हाल है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। ये सब मेरे पिता ने करवाया था। वे भी बहुत बीमार हैं और वो आदमी एक्सीडेंट में मर गया जिसे मेरे पिता ने भेजा था। सुनील, अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी मौ के चरणों में मरना चाहता हूँ, मुझे चैन से मरने दो। मधु, नहीं बेटा, अब तू क्यों चिंता करता है? मैं तुझे मरने नहीं दूंगी और बहू को माफ कर दे, इसे अपने किए की सजा मिल गई। उसके बाद सास बहू ने दिन रात सुनील की सेवा की, उसे खुश रखने की कोशिश की। मौ का प्यार पाकर सुनील कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। सुनील, मौ, मैं शहर नहीं जाना चाहता, यही कुछ काम कर लूंगा। शहर की चकाचौंध में सब धुंधला नजर आता है, यहाँ तक कि रिश्ते भी। कुछ दिन बाद आशा के पिताजी घर आए और मधु के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। पिता, बहन जी, मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता था, लेकिन ये भूल गया एक माँ को उसके बेटे से अलग कर जो अपराध कर रहा हूँ, उससे मेरी बेटी का संसार कभी सुखी नहीं रह सकता। मधु, मैंने आप सभी को माफ कर दिया। इसके बाद आशा बिल्कुल बदल गई। वो अपनी सास की सेवा करने लगी। सुनील उसके व्यवहार से बहुत खुश रहने लगा। #3 सास बहू की कहानी। मोहन अपनी मौ सावित्री के साथ एक गांव में रहता था। मोहन के पिता का देहांत हो चुका था। सावित्री गांव के घरों में काम करने जाती थी, उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन मोहन ने अपनी मौ से कहा, मौ, तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। ये सुनकर सावित्री रोने लगी। उसने कहा, बेटा, कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मोहन मौ को बहुत समझाता है, लेकिन सावित्री उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। रीड ऑल्सो। नंद और भाभी की लड़ाई। इसी तरह कुछ साल बीत गए। मोहन की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन मोहन घर आया और उसने अपनी मौ से कहा, मौ, अब मैं तुम्हें अब काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब तुम आराम करो। सावित्री उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद मोहन के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। सावित्री बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी मोहन का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू रेखा को पाकर सावित्री बहुत खुश हुई। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं करती। रेखा सारा दिन बैठी रहती। एक दिन मोहन ने अपनी मौ से कहा, मौ, तुम रेखा से भी कुछ काम करवाया करो, इस उम्र में तुम काम करती हो और रेखा बैठी रहती है। ये सुनकर रेखा ने कहा, मैंने तो मांझी से कई बार कहा है काम करने के लिए, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती है। मोहन के कहने पर रेखा अगले दिन से सावित्री के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद सावित्री की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम रेखा को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद रेखा का स्वभाव बदलने लगा। वह अब सावित्री से बात नहीं करती थी। एक दिन सावित्री ने पूछा, बहू, क्या बात है, तू मेरे से बात नहीं करती? तब रेखा ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ, डिग्री और कितनी पढ़ी लिखी हूँ, तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया।